जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन दिया था, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। आज हम अपनी शुरुआत जो है वो मॉडर्न इंडिया से करने वाले हैं। मॉडर्न इंडिया का जो टाइम पीरियड है वो 1707 से शुरू होकर 1947 तक का काल है, जो दो भागों में बटा हुआ है। 1707 से लेकर 1857 तक का काल, जब तक 1857 की क्रांति नहीं हो जाती। इस काल को मुगल सल्तनत का पतन और यूरोपीय कंपनियों के उदय के नाम से जाना जाता है। और 1857 से लेकर 1947 तक का काल, लगभग 90 साल का जो पीरियड है, उसे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, जितने भी क्रांतिकारी हैं सब इसी काल में हुए, और इसी में हमें जाके बाद में आज़ादी मिली। तो ये तो हो गया। तो अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 1707 जब औरंगज़ेब की डेथ होती है, तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोग मॉडर्न हो गए। मतलब मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो है वो 1707 से आखिर क्यों हुई। क्या अच्छी शिक्षा आ गई, रोज़गार आ गया, औद्योगिकरण हो गया, आखिर क्या ऐसा हो गया, और क्या ये सब हो जाना ही मॉडर्निटी कहलाता है? तो ऐसा नहीं है। मॉडर्न होने की 3 कसौटियाँ होती हैं। सबसे पहला है, नैसर्गिक क्षमता के आधार पर किसी की भी भागीदारी समाज में सुनिश्चित की जाए। दूसरा होता है, किसी की इच्छा के विरुद्ध समाज के संचालन में उसकी सहभागिता सुनिश्चित ना की जाए। और तीसरा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इन तीनों का आखिर मतलब क्या है? तो नैसर्गिक क्षमता के आधार पर किसी की समाज में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसका मतलब ये है कि जिसका जो रियल टैलेंट है उसके आधार पे उसे काम मिले, उसी के आधार पे उसकी परख की जाए। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लेके स्टीफन हॉकिंग जैसे जो वैज्ञानिक थे, जब तक वो जिंदा रहे सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, और वो पूरी तरीके से पैरालाइज थे, सिर्फ उनका दिमाग काम करता था। अगर वो मध्यकाल में हुए होते तो क्या उनको इतनी ख्याति मिलती? उनको मतलब वो एक भीख मांगने जैसे ही होते हैं, क्योंकि उस टाइम लोगों को मतलब उनके जो टैलेंट है उस आधार पर नहीं परखा जाता था। उसी हिसाब से दूसरा जो है, मैंने बोला किसी की इच्छा के विरुद्ध समाज के संचालन में उसकी भूमिका सुनिश्चित ना की जाए। किसी की इच्छा के विरुद्ध, मान लीजिए आप मध्यकाल में होते हैं, तो मध्यकाल में क्या होता था, आप चाहे कोई भी प्रोफेशन करते हो, चाहे आप चित्रकार हों, लोहार हों या सिपाही हों, अगर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि आपको लड़ने जाना है तो आपको जाना है, और अगर आप मना करोगे तो मृत्युदंड दे देगा। लेकिन मध्यकाल में ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करता हूँ और मेरे बिना वो कंपनी सर्वाइव कर नहीं पाएगी, फिर भी अगर मेरी मर्जी नहीं है तो मैं नहीं काम करूँगा, भले ही वो कंपनी सर्वाइव करे या ना करे। जैसे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए अगर वो इस्तीफ़ा दे दें कुछ टाइम, तो कुछ टाइम के लिए देश में संकट हो सकता है, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है, देश चले ना चले उनकी मर्ज़ी है, वो इस्तीफ़ा देने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसे ही किसी की भी जो भागीदारी है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध समाज के संचालन में सुनिश्चित ना की जाए। और तीसरा जो है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण से पहले समझना ज़रूरी है, सत्ता का केंद्रीकरण क्या होता है। सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब है एक आदमी के हाथ में पावर होना, या एक संस्था की, किसी भी एक संस्था या आदमी के हाथ में पावर होना। उदाहरण के लिए, जब मुगल साम्राज्य में औरंगज़ेब का काल चल रहा था, तो औरंगज़ेब के टाइम बहुत बड़ा साम्राज्य था, 21 सूबे थे लगभग मुगल साम्राज्य में, और औरंगज़ेब दिल्ली में बैठे होते थे, और उनकी जो सत्ता थी वो मतलब काबुल, कंधार और नीचे तमिलनाडु के आसपास। अब इतने बड़े क्षेत्र पे एक आदमी का शासन था, वही सारे आदेश देता था। मतलब हर जो सूबा था उसके अपने अपने प्रांतपति भी हुआ करते थे, मतलब जो गवर्नर या सूबेदार, लेकिन मेन जो आदेश था वो तो औरंगज़ेब ही देता था। सारे आदेश उसी के ही चलते थे, और किसी को तो चलेगा नहीं। अब एक आदमी अगर नीचे कुछ हो रहा है, उसको उस बारे में क्या खबर इतनी दूर दिल्ली में बैठे। यही होता है सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब एक आदमी के हाथ में सत्ता का मतलब सारी सत्ता आ जाना। तो औरंगज़ेब की ही कुछ पॉलिसी ऐसी थी जिससे औरंगज़ेब के ही खिलाफ या मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ औरंगज़ेब के ही टाइम में विद्रोह शुरू हो गए थे। सबसे पहले जो विद्रोह मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ हुआ था वो जाटों ने किया था। जाट मतलब जो आजकल मथुरा, आगरा और भरतपुर का क्षेत्र है, वहाँ जाटों ने अपनी छोटी सी एक सल्तनत बनाई थी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व है उसमें हम पढ़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले मुग़लों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। 1669 में गोकुल जाट ने सबसे पहले औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह किया था, या मुग़ल सल्तनत के खिलाफ। फिर 1686 में तो क्या हुआ, 2 जाट नेता थे, रामचेरा और चेरामन। उन्होंने अकबर के मकबरे से उसकी कब्र से अस्थियाँ निकाल के जला दी थी, और ये उस टाइम मुग़ल सत्ता को डायरेक्ट चुनौती थी, वो भी उस टाइम जब औरंगज़ेब जैसा राजा हो। और उसी टाइम में औरंगज़ेब के टाइम में सिखों ने भी विद्रोह कर दिया था। औरंगज़ेब ने जब उनके जो नवे गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या करवा दी थी। और यहीं राजपूत भी विद्रोह कर रहे थे, दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में ही विद्रोह हो रहा था। तो औरंगज़ेब के टाइम से ही एक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। और औरंगज़ेब की जब डेथ हुई, उनके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो सब अयोग्य थे, तो उसके बाद ये और मतलब बल पड़ा इस बात पर। और फ़र्रुखशेर का काल आते आते ऐसा हो गया था कि जितने भी सूबेदार थे और जितने भी सत्ता के मतलब गवर्नर हुआ करते थे प्रांतों, उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताओं की घोषणा कर दी और अपने अपने अलग राज्य स्थापित कर लिए और खुद को मुग़लों से अलग कर दिया था। हमारे यहाँ जो मॉडर्निटी की शुरुआत हुई थी वो 18वीं शताब्दी में हुई थी। यही शुरुआत यूरोप में 15वीं शताब्दी में हुई थी।
हमारे यहाँ जो केंद्रीकरण था वो राजनीतिक केंद्रीकरण था, यूरोप में धार्मिक केंद्रीकरण था, वहाँ धर्म बहुत हावी था, वहाँ पोप की शक्ति बहुत ही ज़्यादा थी। पोप कौन होता है? जो ईसाई में मतलब ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं उनको पोप कहते हैं। जैसे कि मुस्लिम में जो खलीफा होते हैं, नबी होते थे पहले, उनके बाद खलीफा, और हिंदूज़ में जो शंकराचार्य। तो ऐसे ही ईसाई धर्म में जो सबसे बड़े उनके जो मतलब धर्मगुरु होते हैं वो पोप कहलाते हैं। वहाँ जो पोप की शक्ति थी वो राजा से भी ज़्यादा थी, राजा भी पोप के आदेश मानता था। तो हुआ क्या था कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में पोप ने एक आदेश निकाला कि किसी भी इंसान ने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, अगर वो चर्च से एक पत्र खरीद लेता तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उसने अपने दूतों के थ्रू ये सारी बात यूरोप में हर चर्च में फैलवाना शुरू कर दी कि जाके ये बात सबको बता दूँ। वहीं यूरोप में ही विटेनबर्ग नाम का एक विश्वविद्यालय था जिसमें एक प्रोफेसर पढ़ाते थे धर्मशास्त्र के, जिनका नाम था मार्टिन लूथर। वहीं यूनिवर्सिटी से सटा हुआ, उसकी दीवार से सटा हुआ एक चर्च था। तो जब उसके दूत चर्च में गए तो उन्होंने सोचा कि हम लोग मार्टिन लूथर से भी मिल लेते हैं, ये धर्मशास्त्र का प्रोफेसर हमारी बात और मतलब लोगों तक फैला देगा। तो जब मार्टिन लूथर को ये बात पता चली तो उसने सोचा यार ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। वो जाके रोम गया और रोम जाके पोप को मिला, और जैसे ही उसने पोप को देखा वो समझ गया इसके लक्षण ठीक नहीं है। उसने क्या किया, उसने 95 क्वेश्चन लिखे और वही 95 क्वेश्चन को जाके चर्च की दीवार पे चिपका दिया और बोला मुझे पोप से इसका जवाब चाहिए। और इन्हीं को कहा जाता है 95 थीसिस ऑफ मार्टिन लूथर। और ये क्वेश्चन ऐसे थे जो पोप की सत्ता को चुनौती देते थे, पोप के विरोध में थे, और पोप को इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने आदेश दिया कि मार्टिन लूथर को मार दिया जाए। मार्टिन लूथर भाग के उस टाइम जर्मनी में गया। जर्मनी का जो नाम था उस टाइम प्रशा हुआ करता था। प्रशा में ही एक जो राज्य पड़ता है जिसका नाम है सैक्सनी, जहाँ का जो राजा था उसका नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड ने सोचा कि अगर हमने इसको बचा लिया मार्टिन लूथर को तो ये हमारे अधिकारों की भी रक्षा कर देगा, क्योंकि पोप से उस टाइम उसकी सत्ता से बहुत लोग परेशान हो गए थे। धर्म का शिकंजा बहुत ज़्यादा कस गया था लोगों पर, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो वहाँ के जो राजा फर्डिनेंड था उसने अपनी जनता से जाके कहा कि तुम लोग इसके पक्ष में खड़े हो जाओ, और वहाँ की जो जनता है वो मार्टिन लूथर के पक्ष में खड़ी हो गई, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और उसी प्रोटेस्ट से जो प्रोटेस्ट करके जो पोप की सत्ता से आज़ाद हुए उन्हीं को प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो यूरोप में जो धार्मिक केंद्रीकरण था उसकी पहली शुरुआत जो विकेंद्रीकरण की हुई वो इसी टाइम हुई थी। हमारे यहाँ वही शुरुआत औरंगज़ेब के टाइम में से शुरू हुई, और औरंगज़ेब के बाद वो इतनी प्रबल हो गई कि फ़र्रुखशियर तक जाते जाते मतलब जो विकेंद्रीकरण था वो सत्ता कई लोगों में कई प्रांतों में विभाजित हो गई। तो इसीलिए जो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत है वो 1707 से मानी जाती है। तो इसीलिए मतलब कि जो इतिहास में जो कुछ ऐसा है ना कि मतलब सिलेबस जो हमारा डिफ़ाइन किया गया वो ऐसे ही नहीं किया गया 1707 से। इसके पीछे बहुत सारे इतिहासकार बहुत अध्ययन करते हैं तब जाके इतिहास में कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, क्योंकि इतिहास में कई लोगों को यही लगता है कि सिर्फ डेट ही याद करना, तो ऐसा नहीं, इतिहास को बहुत गहराई से पढ़ा जाता है। और मैंने जो कुछ भी ये बताया है ये किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, भले इंटरव्यू में पूछ ले, पर हमें इतिहास को समझने के लिए ये सब जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें मालूम ही नहीं होगा बेस तो हम आगे समझेंगे कि हम कैसे मान लें कि 1707 से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हो गई। तो आपको मैंने बताया इसलिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी से ये पूछो कि गोलमेज सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन क्यों कहते हैं, तो वो ये बताएगा कि गोलमेज पे हुआ था इसलिए। उसको इसलिए नहीं कहते हैं कि वो गोलमेज पे हुआ था, उसके कुछ और कारण है। तो वो हम टॉपिक से भटक जाएंगे, वो टॉपिक जब आएगा तो मैं बाद में बताऊँगा उसको क्यों कहते हैं। तो ये इसीलिए मैंने पूरा आपको डिफ़ाइन कर दिया, हो सकता है आपको समझ आ गया हो। तो अब हम अपनी शुरुआत जो है वो मॉडर्न इंडिया से जो 1707 से जितने भी शासक हैं वहाँ से करते हैं। मैंने समय बचाने के लिए जितने भी राजा हैं उत्तर मतलब औरंगज़ेब के बाद टोटल 11 मुगल बादशाह आए थे, तो मैंने समय बचाने के लिए इनका नाम लिख लिया। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा इनको याद कर लेंगे, इनकी डेट्स याद कर लेंगे। कल हम इनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हर एक बादशाह के बारे में। तो आज हम सिर्फ याद कर लेते हैं। तो औरंगज़ेब के बाद जो जितने भी मतलब शासक आए टोटल 11 थे। तो औरंगज़ेब के बाद सबसे पहले जो शासक बना था बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बना जहादर शाह, उसके बाद फ़र्रुखशियर, उसके बाद दो भाई थे रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला ये बने, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। सिंपल से याद हो जाएगा। सबसे पहले इन तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं, बहादुर शाह, जहादर शाह और फ़र्रुखशियर। तो सिंपल बाजा और फ़र्रुखशियर, बहादुर शाह, जहादर शाह, फ़र्रुखशियर, सिंपल। उसके बाद रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला दो, तो 5 तो ऐसे ही हो गए, बहादुर शाह, जहादर शाह, फ़र्रुखशियर और रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, ये 5 हो गए। उसके बाद ऐसे याद कर सकते हैं मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद अहमद के नाम से। और उसके बाद जितने भी आए हैं वो सब सेकंड है, तो आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड। इसको आशा अब के नाम से याद कर सकते हैं, आशा और अब। तो सिंपल है, बहादुर शाह, जहादर शाह, फ़र्रुखशियर, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड। सिंपल है, और इनकी डेट भी काफ़ी सिंपल है, 1707 से लेके 1712 तक 5 साल, 1712 से 13 1 साल,
1707 से 12, 12 से 13, 13 से 19 और 19 में ये दोनों ऑन बने। मैंने इन दोनों की डेट इसलिए, वैसे इन लोगों की जो ये 8 फरवरी से लेके जो 6 जून तक रहता है इनकी ज़रूरत नहीं है, पर इसलिए लिख दी क्योंकि ये जो रफ़ीउद्दर्जात था ये सबसे कम समय तक मुग़ल बादशाह था, जो सबसे कम समय तक, ऐसा मुग़ल बादशाह था जो सबसे कम समय तक रहा था, इसलिए मैंने इन दोनों की लिख दी। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा। 7 से 12, 12 से 13, 13 से 19, 19 में ये दो आए, फिर 19 से 48, 48 से 54, 54 से 59, 59 से 1806, 1806 से 37 और 37 से 57। सिंपल है, एक बार फिर से याद कर लेंगे। 7 से 12 5 साल, 12 से 13, 13 से 19, 19 में ये दोनों आए। अब यहाँ तक याद कर लिया, अब इसको स्टॉप ले सकते हैं। फिर 19 से लेकर 48, मोहम्मद शाह का काल काफ़ी लंबा था। 19 से 48, फिर 48 से 6 साल, 48 से 54, 54 से 59, 59 से 1806, 1806 से 1837 और 1837 से 1857 और कहीं कहीं 1858 भी दिया होता है, तो इतनी मतलब वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और है, ये जो शाह आलम, ये जो आलमगीर सेकंड है, इसके बाद एक और मुग़ल बादशाह आया था जिसका नाम था क्या बोलते हैं, शाहजहाँ थर्ड के नाम से, पर वो उसने सिर्फ घोषणा की थी, वो बन नहीं पाया था, तो उसके बारे में मैंने यहाँ दिया नहीं है। तो जितने भी बादशाह आए थे 11 के 11 ये हैं, इनका सिंपल सा कार्यकाल है, तो इनके बारे में आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। बहादुर शाह, जादा शाह, फ़र्रुख शाह, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड। टोटल 11 होगा। डेट याद करना, 7 से 12, 12 से 13, 13 से 19, 19 में ये दो है, 19 से लेकर 48, 48 से 54, 54 से 59, 59 से 1806, 1806 से 1837 और 37 से 57, 20 साल। सिंपल है। तो आज हमने इनका मतलब एक ओवरव्यू ले लिया और मैंने आपको ये बता दिया कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत 1707 से क्यों ही, और मतलब क्यों ऐसी शुरुआत, मतलब जो 1707 से ही उसको क्यों शुरू किया जाता है। कल हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक शासक के बारे में, मतलब कैसे बने, क्या मतलब इनकी खूबी थी, सब कुछ इनके बारे में। वैसे ये जो टाइम है, यहाँ से प्री में ही क्वेश्चन आता है, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो ही 18वीं शताब्दी के मतलब मिडिल से शुरू होता है, जो प्लासी की लड़ाई है जो 1757 के बाद से। तो हमने इनको पढ़ लिया। कल अगली वीडियो में हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।